वेव्स क्रिएट करते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव जिसमें होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप लोग देख सकते हो बटरफ्लाई जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। सो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं ट्रैवलिंग वेव्स। अगेन ऑलरेडी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम कंप्लीट किया है, जहां पे लीनियर एसएचएम मोस्टली हमने वो वाला पार्ट कवर किया है। एंगुलर एसएचएम बाकी है, क्योंकि अभी आप लोगों का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोलिंग, ये सारी चीज़ें बाकी है। तो कुछ एस्पेक्ट है जो कवर करने बाकी है। वंस वो चैप्टर कवर होते हैं उसके बाद हम रिमेनिंग पार्ट एसएचएम का कवर करेंगे। तो सबसे पहले ट्रैवलिंग वेव में आपको यहाँ पे समझना है कि वेव मोशन क्या होता है, ठीक है ना। देखना, जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है तो वो ऑब्जेक्ट खुद के साथ एनर्जी कैरी करता है, मोमेंटम कैरी करता है, ठीक है। अगर मुझे एनर्जी ट्रांसफर करनी है लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट का यूज करना नहीं है, तो हम अल्टरनेटिवली वेव का यूज कर सकते हैं। सो वेव मोशन इज द अल्टरनेट वे टू ट्रांसफर द एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑब्जेक्ट ब्लॉक एक जगह से दूसरी जगह पे गया, यहां पे क्या हुआ, बल्क ट्रांसपोर्ट हुआ ना मैटर का। लेकिन वेव में वैसा नहीं होता। वेव में एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है, लेकिन बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर नहीं होता। और इसका क्या मैकेनिज्म है? इसका मैकेनिज्म है बाय क्रिएटिंग द डिस्टर्बेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं साउंड वेव्स, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और ये जो डिस्टर्बेंस है, तो एयर मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करते करते एनर्जी मेरी आगे बढ़ रही है। क्या एयर मॉलिक्यूल्स इस साउंड के साथ आप तक आ रहे हैं? नहीं, एयर मॉलिक्यूल्स उसी जगह पे है, लेकिन एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। तो हमें क्या करना होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना होता है, ठीक है। एंड दैट डिस्टर्बेंस विल प्रोपोगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, ठीक है। सो द डिस्टर्बेंस विल ट्रांसफर द एनर्जी एंड फोर्स सीक्वेंशियली टू एडजेसेंट पार्टिकल। मतलब एयर के अगर अलग अलग पार्टिकल देखोगे, अज्यूम करोगे, ठीक है, कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसको मैंने डिस्टर्ब किया तो ये पार्टिकल आगे जाएगा, ये डिस्टर्बेंस आगे वाले पार्टिकल को देगा, फिर आगे वाला पार्टिकल उसके आगे वाले पार्टिकल को वो क्या करेगा, डिस्टर्बेंस देगा और वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ वेव मोशन। इसको बोला जाता है वेव मोशन। नेक्स्ट, तो क्या डेफिनेशन रहेगा वेव मोशन का? तो ये डेफिनेशन है, वेव मोशन इज अ डिस्टर्बेंस दैट प्रोपोगेट्स इन अ स्पेस ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी and momentum from one point to another point without transport of matter। मतलब यहाँ पे मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता। अब इसको समझने के लिए आप लोगों ने वो देखा होगा ना, जो लोग जिम करते हैं वहां पे एक रोप बंधा होता है, बराबर ना, उसके ऊपर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, मतलब उस रोप के ऊपर वेव्स क्रिएट करते हैं। अगर यहां पे मैटर ट्रांसपोर्ट होता तो उस वेव के साथ उस बंदे का हाथ भी आगे ट्रांसपोर्ट होता। समझ में आ रहा है ना? यहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट किया जा रहा है और वो डिस्टरबेंस आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है। अगर मैटर या फिर बल्क मैटर ट्रांसपोर्ट होता तो उस बंदे का हाथ भी आगे ट्रांसपोर्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वेव मोशन में एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर होता है, लेकिन मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता, याद रखना। क्लियर है? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेव मोशन। नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स को मैं क्लासिफाई कर सकता हूं, लेकिन इन जनरल देखा जाए, जैसे स्टेट बोर्ड के बुक में दिया गया है, तो वेव को मैं तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं, सॉरी तीन अलग अलग तरीके में क्लासिफाई कर सकता हूं। पहला रहेगा मैकेनिकल वेव्स, मतलब इनके प्रोपोगेशन के लिए मटेरियल मीडियम नेसेसरी होता है। बेस्ट एग्जाम्पल साउंड। क्या हम साउंड को वैक्यूम में सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। साउंड इज द मैकेनिकल वेव, ठीक है ना, समझ में आया। दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव, जिसमें होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये ऐसे वेव्स होते हैं जहां पे मटेरियल मीडियम रहेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो यहां पे नेसेसरी नहीं होता कि मटेरियल मीडियम चाहिए मुझे। क्लियर? और ये किसके वजह से जनरेट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो पीरियोडिक वाइब्रेशंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाई देगा, पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या है? सो थोड़ा सा 3D में समझने की कोशिश करते हैं।
यू कैन कंसिडर दिस एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ये कौन से प्लेन में चल रहा है? अगर मैं इसको बोल दूं एक्स, वाई और जेड, तो कौन से प्लेन में है ये वेव? एक्स और वाई प्लेन में चल रहा है, बराबर ना। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो कि वाइब्रेट करेगा अलोंग दिस एक्स वाई प्लेन। ठीक है, रेफरेंस, जस्ट आई विल ड्रॉ द रेफरेंस। ठीक है, कुछ इस तरह से आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाई देगा। सो आई विल रिमूव द रेफरेंस नाउ। आप लोग देख सकते हो बटरफ्लाई जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बराबर ना। और ये मान के चलो कि ये मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन है। मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन कौन से प्लेन में? एक्स जेड प्लेन में, बराबर ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस कहाँ पे है? एक्स वाई प्लेन में। तो ये होता है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका बेस्ट एग्जांपल लाइट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। विजिबल रीजन रहेगा, अल्ट्रावायलेट रीजन रहेगा, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। हमें तो सिर्फ विजिबल रीजन में दिखता है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर में। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये जो पार्टिकल के वाइब्रेशन है ना, ये वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होते हैं टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मतलब लाइट जो आ रहा है मेरा, लाइट इस डायरेक्शन में ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मतलब कुछ चीज लेके आगे बढ़ना। और यहां पे वो चीज क्या रहेगी? एनर्जी और मोमेंटम। ये चीज लेके वो आगे बढ़ रहा है ना, इस डायरेक्शन को ये वाइब्रेशंस क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे। तो आप लोग देख सकते हो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगेन कैन प्रोपोगेट थ्रू द मटेरियल मीडिया। मटेरियल मीडियम इज नॉट इसेंशियल फॉर देयर प्रोपोगेशन। और तीसरा है मेरे पास मैटर वेव्स, जो कि हम सीखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, क्वांटम मैकेनिक्स का एक पार्ट है। यहां पे बोलता है क्वांटम मैकेनिक्स, ये बोलता है कि बाबा जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके पास वेव लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, सो इसको बोला जाता है मैटर वेव्स। दैट इज अ वेव एसोसिएटेड विथ एनी ऑब्जेक्ट इफ इट इज इन मोशन, एंड सच वेव्स आर कॉल्ड एज अ मैटर वेव्स। क्लियर है? तो ये हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर में सीखने वाले। नेक्स्ट, अब यहाँ पे डिफरेंस भी समझना जरूरी है कि पल्स क्या होता है और वेव क्या होता है। अलग अलग फीचर आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले नेचर ऑफ डिस्टर्बेंस। तो पल्स, दैट इज वेव पल्स, अ सिंगल नॉन रिपीटिंग और वन टाइम डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन वेव मोशन में देखा जाए तो कंटिन्यूअस एंड पीरियडिक सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंसेस और ऑसिलेशन, तो दैट इज कॉल्ड एज अ वेव ट्रेन। वेव का मतलब क्या रहेगा? वेव ट्रेन। ड्यूरेशन, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं और ट्रैवल्स एज ए लोकलाइज्ड यूनिट। वेयर एज वेव जो होते हैं लॉन्ग लास्टिंग, कंपोज्ड ऑफ मेनी रिपीटिंग साइकिल्स। इसका आप लोग जब डायग्राम या फिर इमेज देखोगे तब आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, बराबर। फॉर एग्जाम्पल आगे है यहाँ पे, here you can see, so this is pulse, localized है, बराबर। और ये क्या है भाई? ये कंटिन्यूअस है, बराबर ना। समझ में आ रहा है? सो दिस इज कॉल्ड एज अ पल्स, दिस इज कॉल्ड एज अ वेव। तो ये साइनोसाइडल वेव है। तो एनालॉजी हमने देख ली। कंपोजिशन, इट कैन बी व्यूड एज अ सिंगल लोकलाइज्ड एनर्जी बर्स्ट, वेयर एज यहां पे देखा जाए तो ट्रेन और सीरीज ऑफ पल्सेस लिंक टुगेदर इज कॉल्ड एज अ वेव ट्रेन। तो आप लोगों को ये डायग्राम याद रखना, फंडामेंटल डिफरेंस पल्स में क्या होता है और वेव में क्या होता है। कई कई बार ये वाला भी होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पल्स, ये वेव नहीं होता। तो ये क्या है? वेव है। ये कंटिन्यूसली आ रहा है ना, और ये क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आ रहा है, और ये खुद को रिपीट कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये लोकलाइज्ड एक जगह पे रहेगा, और ये क्या रहेगा? कंटिन्यूस। क्लियर है? तो इस तरह से भी हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कॉमन प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। सबसे पहले एम्पलीट्यूड, हमने ऑलरेडी एसएचएम में डिफाइन किया है एम्पलीट्यूड को। क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। लेकिन वेव मोशन में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करके इसको डिफाइन करेंगे। ये क्या रहेगा? लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट
of a particle of the medium through which the wave is propagating from its rest position or mean position is called as a amplitude. ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट रहेगा मीटर. दूसरा है मेरा वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है. ऐसे दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस रहेगा जहां पे स्टेट ऑफ ऑसिलेशन सेम होता है. स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब फेज, याद है? मतलब दो पॉइंट ऐसे हैं जिनका फेज सेम है और इन दो पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसे कहा जाता है वेवलेंथ. दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. नेक्स्ट, टाइम पीरियड और पीरियड. टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सेट ऑफ ऑसिलेशन, बराबर ना? तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सेट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड. नेक्स्ट, पहले फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं. फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड. टाइम पीरियड सेकेंड में होता है, फ्रीक्वेंसी रहेगी हर्ट्ज में. ठीक है, हर्ट्ज में या फिर 1/सेकेंड, बराबर 1/सेकेंड. ये क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोलना. एंगुलर वेलोसिटी हम सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन में बोलते हैं. एसएचएम में हमने क्या बोला था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये क्या होता है मेरा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और इसकी वैल्यू हमें पता है 2πn या फिर 2π/t. फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी हमें पता है, n इज इक्वल टू 1/t. क्लियर है? नेक्स्ट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका आगे हम इक्वेशन भी समझने की कोशिश करेंगे. डबल पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक इन टाइम एज वेल एज पीरियोडिक इन स्पेस. अब ये क्या फंडा है? पीरियोडिक इन टाइम एज वेल एज पीरियोडिक इन स्पेस. तो देखना, एट एवरी लोकेशन द वेव मोशन रिपीट्स इटसेल्फ एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. समझ में आ रहा है ना? एवरी लोकेशन पे क्या कर रहा है? वेव मोशन खुद को रिपीट करने की कोशिश कर रहा है. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर वेव फॉर्म ड्रॉ करने की कोशिश करें, सो दिस इज 1 साइकिल, दिस इज सेकेंड साइकिल. तो अब ये क्या कर रहा है? ये रिपीट कर रहा है, बराबर ना? इक्वल इंटरवल के बाद, मतलब ये टोटल टाइम पीरियड टी होता है, उसके बाद फिर से टाइम पीरियड टी. इसने खुद को रिपीट कर लिया, बराबर? समझ में आ रहा है? सो दिस इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक इन टाइम. सिमिलरली, एट एनी गिवन इंस्टेंट द फॉर्म ऑफ वेव रिपीट्स एट इक्वल डिस्टेंसेस. मतलब अगर टाइम सेम ले रहा है तो डिस्टेंस भी क्या कर रहा है? सेम ही कवर कर रहा है. सो दैट्स व्हाई वेव मोशन जो होता है वो डबल पीरियोडिक होता है. पीरियोडिक इन स्पेस एज वेल एज पीरियोडिक इन टाइम. स्पेस मतलब डिस्टेंस. ठीक है, स्पेस मतलब क्या रहेगा? यहाँ पे डिस्टेंस रहे. क्लियर है? आगे बढ़े. नेक्स्ट, वेलोसिटी. अब वेलोसिटी तो हमें पता होता है, वेलोसिटी स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. लेकिन जब हम वेव की वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं तो हमें क्या यहाँ पे टाइम कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा? टाइम पीरियड. और डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा? वेवलेंथ. याद है, सिखाया था ये वाला तरीका, वेव का लेंथ, वेवलेंथ. हाँ, मैंने आपको बोला है कि बाबा ये जो वेव है इसका लेंथ मेजर करके दिखाओ. मैंने आप लोगों को 30 सेंटीमीटर की स्केल दी है. तो क्या करोगे आप लोग? स्केल तो ऐसे नहीं लगाओगे ना, अलग अलग जगह पे टेढ़ा टेढ़ा करके स्केल नहीं लगाओगे. सिंपल वाला तरीका है, जो दो एंड है उसको पकड़ोगे, उसको स्ट्रेट करोगे, उसके बाद उसका लेंथ मेजर करोगे. तो ये क्या बनेगा? वेवलेंथ. अब यहां पे इस पॉइंट का फेज या फिर स्टेट ऑफ ऑसिलेशन और इस पॉइंट का स्टेट ऑफ ऑसिलेशन सेम होना चाहिए, तब जाके ये वेवलेंथ बनता है. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है v डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के हिसाब से कर लेंगे. डिस्टेंस अपना एक वेवलेंथ है, टाइम क्या रहेगा? t रहेगा. v इज इक्वल टू लैम्बडा बाय टी. क्लियर है? v इज इक्वल टू लैम्बडा बाय टी. और यहां पे मुझे मिल जाएगा n लैम्बडा. तो आप लोगों को ये फंडामेंटल इक्वेशन याद रखना है, v इज इक्वल टू n लैम्बडा. v इज इक्वल टू n लैम्बडा. अब कुछ चीजें इस डायग्राम के ऊपर भी समझते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल मार्क कर देते हैं. ऑसिलेशन में किया था ना, यहाँ पे कितना होता है? 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π. एंगल मार्क कर लिया. आप थोड़ा सा टाइम
टाइम भी समझते हैं। ये टोटल टाइम क्या होता है, कैपिटल टी बराबर, तो इधर कितना आएगा, यहां पे ये आ जाएगा t/2 और यहां पे आ जाएगा t/2। और इससे भी अगर आगे जाने की कोशिश करो तो ये कितना आएगा t/4। तो मतलब ये क्वाड्रेंट भी बन सकता है। ये 4 क्वाड्रेंट अपने क्वाड्रेंट 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है। मतलब अगर इसके अलग अलग पार्ट करेंगे, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, तो टोटल कितने क्वाड्रेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, 4 बराबर ना, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो चीज है यहां से यहां तक वेवलेंथ कितना होना चाहिए, λ/4। टाइम कितना है t/4। v वेलोसिटी तो सेम है, v इज इक्वल टू λ/4 डिवाइडेड बाई t/4। 4 4 कैंसिल, मुझे कितना मिला, λ/t, वापस वही मिला। अब इस चीज का एडवांटेज लगे। अब तो एक चीज याद रखना, 0 से यहां तक मैक्सिमम तक जाएगा तो λ/4, फिर से λ/4, फिर से λ/4, फिर से λ/4। क्या ये लॉजिक क्लियर है? हमने ऑसिलेशन में कैसे किया था, इसको याद है? ब्लॉक निकाला था, ये इधर से इधर तक गया बराबर ना, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, 0 π/2 पाई 3 π/2 वापस 2 पाई बराबर। तो इसी को ट्रांसफर हमने यहाँ पे किया था लीनियर एसएचएम को बराबर ना, साइनोसाइडल वेव में इक्वेशंस बनाए थे बाद में। तो वेव मोशन में आप लोगों को ये डायग्राम याद रखना है। तो इस लेक्चर में आप लोगों को कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन ये जो डायग्राम हमने यहाँ पे बनाई है इसको याद रखना, इसका आगे यूज होने वाला है। नेक्स्ट, फेज एंड फेज डिफरेंस। व्हाट इज फेज? फेज होता है मेरा द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल। बहुत ही ज्यादा टेक्निकल टर्म है, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। इन शॉर्ट एंगल कितना है देखना है ओरिजिन से बराबर। तो यहां पे एक डायग्राम दिखाई दे रही है, तो मुझे बताना कौन से पॉइंट का फेज सेम है डायग्राम में। सेम फेज किसका किसका है, या फिर सवाल को मैं चेंज करता हूं, जीरो फेज किस किस पॉइंट का है। जीरो फेज ओ का है, ई का है और ए का है, जी और सी का नहीं है बराबर ना, समझ में आ रहा है? तो इन तीनों का फेज क्या है, सेम। सिमिलरली और किसका फेज सेम आएगा यहाँ पे, जी और सी का, इन दोनों का फेज सेम आएगा। सिमिलरली एच और डी का बराबर, और एफ और बी का। अब देखना फेज को समझने के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द ऑसिलेशन नंबर, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूं, आगे देखेंगे वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी, करना क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, आगे देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि बाबा एंगल जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे किया था एंगल, उसके हिसाब से देख लेना। हाँ, अब मेरा ये सवाल है, पॉइंट ओ और पॉइंट एच में कितना फेज डिफरेंस है, π/2। कितना फेज डिफरेंस है, π/2 बराबर। सिमिलरली पॉइंट एच और पॉइंट जी में कितना है, π/2 ही है। पॉइंट ओ और पॉइंट जी में कितना है, पाई, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, पॉइंट एच और पॉइंट एफ में कितना है, 180 डिग्री। क्या आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आया? व्हाट इज फेज और फेज डिफरेंस? फेज समझने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और तीसरा रहेगा ऑसिलेशन नंबर ऑफ द पार्टिकल। हमने एक सवाल किया था, याद है, फाइंड द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। ये फेज एंगल दिया था आप लोगों को, फाइंड 1080 था वो, 1080। तो हमने क्या बोला था, ये कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, 3 बराबर ना। और 3 के बाद कितना बाकी था, सॉरी 10, ये था 1110 था, ये क्या था अपना 1110 था, याद है? हाँ, तो देखना 360 इंटू 3 मुझे कितना मिल रहा है, 1080, मतलब 3 ऑसिलेशंस कंप्लीट किए। और वो 4th ऑसिलेशन में है, और आगे एंगल कितना है, 30 डिग्री। सेम लॉजिक यहाँ पे, कितने वेव्स है, 3 बराबर ना, 3 वेव्स है, और आगे कितना वेवलेंथ आया है, तो 30 डिग्री का वेवलेंथ आया है। इसके लिए आगे देखेंगे कैलकुलेशन कैसे करने।
लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया बेटा? आगे बढ़ो, क्लियर है? तो दिस इज फेज एंड फेज डिफरेंस। अब हम यहां पे बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स के बारे में, ठीक है ना? मैकेनिकल वेव जो है उनको चाहिए होता है मीडियम, बराबर ना? प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मतलब आगे बढ़ना, प्रोपोगेशन मतलब अब आगे बढ़ने के लिए मीडियम के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये स्लाइड उसी के बारे में बात कर रहा है। फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स मीडियम शुड पोजेस सम प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले मीडियम मेरा कंटिन्यूअस होना चाहिए और दूसरा इलास्टिक। इलास्टिक क्यों? इट शुड रीगेन इट्स शेप एंड साइज, बराबर ना? मतलब मैं यहां पे बात कर रहा हूं, बात कर दिया यहां से ये प्रेशर लगा तो इधर का एयर पूरा उधर जाके बैठता है क्या? नहीं ना, मॉलिक्यूल सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करता है और वापस उसकी जगह पे आके बैठता है। मतलब क्या किया? देखो मैं यहां पे बात कर रहा हूं, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है एयर पे, प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या एयर मेरा कंप्रेस हो रहा है? शेप चेंज हो रहा है उसका? नहीं ना। तो मटेरियल जो है, मटेरियल मीडियम, उसके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए सो दैट इट शुड रिगेन द ओरिजिनल स्टेट आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ पाओगे। रबर बैंड, रबर बैंड को खींचा छोड़ दिया, क्या रबर बैंड वापस अपने शेप पे आता है? सो दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक, ठीक है? नेक्स्ट, कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब इधर एयर उधर पानी, कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यू हो रहा है ना कुछ ना कुछ, नहीं तो इधर एयर इधर दीवार। क्या मेरा वेव इसके अंदर जा रहा है? दीवार के अंदर नहीं जाएगा ना, बराबर? नेक्स्ट, द मीडियम शुड पोजेस इनर्शिया। एनर्जी कैरी करनी है ना, एनर्जी कैरी करनी है तो उसके पास इनर्शिया होना चाहिए ना। व्हाट इज इनर्शिया? खुद से खुद की जगह बदलना, खुद से खुद का डायरेक्शन बदलना, खुद से खुद के रोटेशन का सेंस बदलना, बराबर ना? समझ में आ रहा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मोशन और इनर्शिया ऑफ रोटेशन, क्लियर है? तो मीडियम के पास इनर्शिया होना जरूरी है सो दैट इट कैन स्टोर द एनर्जी और इट कैन ट्रांसफर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और तीसरा रहेगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम मस्ट बी निग्लिजिबल। अब एयर में फ्रिक्शन है क्योंकि आवाज जो सामने बैठे स्टूडेंट है उनको ज्यादा सुनाई देगा, बराबर ना? और जो बहुत दूर बैठा है उसको कम सुनाई देगा। मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी मेरी लॉस हो रही है। जैसे जैसे साउंड वेव्स आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी मेरी लॉस हो रही है। और ये एनर्जी लॉस किसकी वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। एनर्जी लॉस किसकी वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से, या फिर डैम्पिंग भी बोल सकते हो। ऑसिलेशन में सीखा है ना हमने डैम्पिंग, क्लियर? तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम मस्ट बी निग्लिजिबल सो दैट ऑसिलेशन विल नॉट बी दैट। So these are the fundamental properties for the propagation of mechanical waves medium should possess. Doubt है किसी को? आगे बढ़े। Next, now I can classify the mechanical waves now on the basis of motion of the particle or the vibration of the particle. तो एक रहेगा मेरा ट्रांसवर्स वेव और दूसरा रहेगा लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल जो है मीडियम के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट होते हैं और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में मीडियम के जो पार्टिकल है वो किस तरह से वाइब्रेट करेंगे? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सो दिस इज फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो आप लोग देख सकते हो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो दो अलग अलग इंस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, बराबर ना? सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन और ये जो ब्लैक कलर में आप लोग देख पा रहे हो ये नेक्स्ट पोजीशन है आफ्टर सर्टेन टाइम। तो ये वेव ऐसा आया, कुछ देर के बाद ये वेव आगे बढ़ा, बराबर ना? समझ में आ रहा है? तो पार्टिकल जो है मीडियम के क्या हो रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। वेव मेरा इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, बराबर राइट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, और पार्टिकल मीडियम के क्या कर रहे हैं? इसको ऐसे परपेंडिकुलर वाइब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अप डाउन मोशन यहां पे कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स वेव, क्लियर? आप लोग देख सकते हो वेवलेंथ, यहां पे दो ऐसे पॉइंट है जो सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में, बराबर ना? यहां पे एंगल कितना है? 90, यहां पे कितना? 360 प्लस 90, तो एक के वही सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन आएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ वेवलेंथ,
ठीक, अब यहाँ पे दो चीजें आती है, एक रहेगा क्रेस्ट और दूसरा रहेगा ट्रफ। क्रेस्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां पे पार्टिकल का हमें मिलता है मीन पोजीशन से, और ट्रफ नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जो हमें मिलेगा। ठीक है, when the transverse wave passes through medium, the medium is divided into alternate crests, that is regions of positive displacement, and troughs, the regions of negative displacement. ठीक है, a crest and adjacent trough form one cycle of a transverse wave. A crest and adjacent trough, वो एक साइकिल कहां पे बन रहा है? आधा साइकिल बनेगा, आधा साइकिल बनेगा ये। हाँ भाई, करके देखते हैं। इधर आएगा ना क्रेस्ट और इधर आएगा ट्रफ। हाँ, क्रेस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ, एक साइकिल कहां पे बन रहा है? रीजन में अगर लोगे, हाँ अगर ये पूरा रीजन लोगे तो ये एक साइकिल है। तो जस्ट विल क्रॉस चेक द सेंटेंस, क्रेस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ फॉर्म वन साइकिल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो रीजन के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्रेस्ट मिल रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रफ, दोनों को कंबाइन करोगे तो एक साइकिल। क्लियर है? नेक्स्ट, तो थोड़ा सा डिस्टेंस भी देख लेते हैं। ये क्रेस्ट और ट्रफ, फिर आगे क्या आएगा? क्रेस्ट और ट्रफ। हाँ मुझे बताओ, क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में डिस्टेंस तो अभी सीखा हमने, ये कितना होता है, ये कितना होता है, ये कितना होता है, और ये कितना होता है, बराबर। हाँ, तो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा? λ/4 प्लस λ/4। आंसर कितना आया? λ/2, बराबर ना। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट और सक्सेसिव ट्रफ, दो क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा? λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4। हम ऐसे कर सकते हैं, तो आंसर कितना आया? लैम्बडा। तो याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ इज वन वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ इज हाफ द वेवलेंथ। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द वेव बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स इन अ सेम फेज, दैट इज क्रेस्ट और ट्रफ, इज कॉल्ड एज अ वेवलेंथ। Transverse waves can travel through solids and on the surface of a liquid, but they cannot travel through liquids and gases. Transverse wave कहां से जा सकते हैं? सॉलिड और लिक्विड के सरफेस से। वो कहां से नहीं ट्रैवल कर सकते? लिक्विड्स एंड गैसेस। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये चीज। Next, when the transverse wave advances through a medium, there is no change in the pressure and density at any point of the medium. Pressure और density change नहीं होगा, लेकिन shape periodically change होता है। Pressure और density क्या होगी मेरी यहाँ पे? सेम रहेगी, shape periodically change होगा। उसके बाद ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज। अब पोलराइजेशन का मतलब क्या है? वाइब्रेशन जो है किसी भी एक प्लेन में अगर मैं वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता हूं तो उसे कहा जाता है पोलराइज। तो टेक्निकल डेफिनेशन, प्रैक्टिकली आप लोग समर सीजन में गॉगल यूज करते हो, पोलराइज जिसे कहा जाता है। उससे क्या होता है, जैसे ही गॉगल चेहरे पे लगाते हो तो इंटेंसिटी कम होती है, बराबर ना। समझ में आ रहा है? तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है पोलराइजेशन का। ये हम देखेंगे आगे वेव ऑप्टिक्स। हम सीखने वाले हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, सारी चीजें रहेंगी, तो वहां पे और डिटेल में हम देख लेंगे। मीडियम कन्वेइंग अ ट्रांसवर्स वेव मस्ट पजेस इलास्टिसिटी ऑफ शेप, क्योंकि जब ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करता है किसी भी मीडियम से, प्रेशर डेंसिटी सेम रहता है, शेप चेंज होता है, बराबर। अब वेव ट्रैवल करने के बाद मीडियम क्या करना चाहिए? शेप रिगेन करना चाहिए, बराबर ना। इसीलिए ट्रांसवर्स वेव के पास इलास्टिसिटी ऑफ शेप होता है, उसके पास क्या होना चाहिए? इलास्टिसिटी ऑफ शेप। क्लियर? नेक्स्ट, अ पार्टिकल आइदर एट क्रेस्ट और ट्रफ हैज टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और उसके पास वेलोसिटी जीरो होती है। उसके पास वेलोसिटी क्या रहेगी? जीरो रहेगी। तो हम थोड़ा सा एनालॉजी यूज कर सकते हैं। ऑसिलेशन में देखो, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है? जीरो, और वही तो होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, बराबर ना। और क्रेस्ट भी तो क्या है? क्रेस्ट और ट्रफ क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही है ना, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली वहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो, और उनकी टेंडेंसी क्या होगी? मेन पोजीशन की तरफ आने, बराबर ना। उनकी टेंडेंसी क्या होगी?
मेन पोजीशन की तरफ आ रहे। समझ में आया? आगे बढ़ो। नेक्स्ट, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल वाइब्रेट कैसे करते हैं? इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। तो आप लोग देख सकते हो स्प्रिंग वाला सिस्टम, स्प्रिंग एक साइड से फिक्स करके दूसरे साइड से खींच के जोर से एक झटका देने का, तो उसके बाद आप लोगों को कुछ ऐसा चीज दिखाई देगा। कई जगह पे वो कंप्रेस होगी, कई जगह पे वो एक्सपांड होगी। तो हमें यहाँ पे अल्टरनेट कंप्रेशन और रेयरफैक्शन मिलता है, एक्सपांशन नहीं कहेंगे। अल्टरनेट क्या मिलने वाला है यहाँ पे? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ट्रांसवर्स वेव में क्या मिलता था हमें? क्रेस्ट एंड ट्रफ। मतलब मीडियम डिवाइड होता था, बराबर ना, क्रेस्ट और ट्रफ में अल्टरनेट। यहाँ पे मीडियम कैसे डिवाइड हो रहा है? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, बराबर। समझ में आ रहा है? तो इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है? मीडियम डिवाइड्स इनटू द रीजन ऑफ अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस। कंप्रेशन का मतलब क्या? रीजन ऑफ हाई प्रेशर पॉइंट, प्रेशर चेंज हो रहा है यहाँ पे, बराबर। ट्रांसवर्स वेव में प्रेशर और डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेशर चेंज हो रहा है, हाई प्रेशर पॉइंट होता ही है, और रेयरफैक्शन में रहेगा लो प्रेशर पॉइंट। तो देखना, कंप्रेशन और एडजेसेंट रेयरफैक्शन दोनों मिला के क्या बनता है? एक वेवलेंथ बनता है। वहां पे क्या बनता था? क्रेस्ट और ट्रफ, एडजेसेंट, दोनों का बना के एक साइकिल बनता था। यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दोनों को मिला के एक साइकिल बने, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब जैसे ट्रांसवर्स वेव के पास इलास्टिसिटी ऑफ शेप होता था, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के पास इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम होना चाहिए। सो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड एज वेल एज लिक्विड एज वेल एज गैसेस, लेकिन ये वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि वॉल्यूम कितना होगा वहां पे? फ्री स्पेस में वॉल्यूम होता है क्या? नहीं होता, बराबर ना। तो इसीलिए लॉन्जिट्यूडनल वेव्स फ्री स्पेस में हमारे किसी काम के नहीं है। When longitudinal wave advances through a medium, there are periodic vibrations in pressure and density along the path of the wave, and also with the time. तो pressure और density यहाँ पे change हो रहा है। Next, longitudinal waves cannot be polarized. Transverse wave क्या कर सकते थे हम? Polarize कर सकते थे। Longitudinal waves हम polarize नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना बस। बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो सारी चीजें ढंग से लिख लेना, सारे नोट्स कंप्लीट कर लेना, बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर।